हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह और आप सब देख रहे हैं अभिमन्यु सिंह टॉक्स। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग मेरी स्टोरीज एंजॉय करते हैं और फिर भी उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की हॉरर स्टोरी की तरफ, नानी का घर और ब्लैक मैजिक। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि ये स्टोरी मुझे मेरे एक फ्रेंड ने सुनाई थी, तो मैं इस स्टोरी की रियलिटी का क्लेम नहीं कर सकता। पहले मैं आप लोगों को इस स्टोरी के सारे कैरेक्टर्स के बारे में बता दूं, जिससे आप इस स्टोरी को अच्छे से समझ और इमेजिन कर पाएं। हमारी इस कहानी में टोटल 6 लोग हैं। शीतल, एक सिंगल मॉम जिसके हस्बैंड की डेथ 2 साल पहले एक बाइक एक्सीडेंट में हो गई थी। और शीतल एक मेकअप आर्टिस्ट थी। हस्बैंड की डेथ से पहले शीतल एक हाउसवाइफ थी जो बहुत अच्छे से घर और बच्चे दोनों को संभालती थी। लेकिन ऑल ऑफ द सडन जैसे ही शीतल और उसकी 2 बेटियों को ये बुरी खबर मिली कि उनके घर का मेन पिलर यानी शीतल के हस्बैंड की डेथ हो गई है, इनकी तो मानो दुनिया ही पलट गई। लेकिन यहाँ शीतल के पास ज़्यादा रोने का भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसने मेकअप का कोर्स किया हुआ था और एक जगह से लोन लेकर उसने अपने लिए एक ब्यूटी सैलून खोला, जो कि काफ़ी अच्छा चला। और अब शीतल के पास 2 सैलून्स थे। सेकंड कैरेक्टर है शीतल की बड़ी बेटी राधिका। राधिका 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा करती थी और अपने पापा के जाने के बाद काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो गई थी। वो अपनी माँ शीतल का घर के कामों में अच्छे से हाथ बटाया करती थी और अपनी स्टडीज़ में भी काफ़ी अच्छी थी। थर्ड कैरेक्टर है स्वाति। स्वाति राधिका से 2 साल छोटी थी और जितनी वो छोटी थी उतनी ही चुलबुली और शैतान भी थी। शीतल और राधिका उसे बहुत प्यार से ट्रीट करते थे और यहाँ तक कि स्वाति की गलतियों पर भी उसे डांट नहीं पड़ती थी, क्योंकि घर की वो सबसे छोटी और लाडली बेटी थी। फोर्थ कैरेक्टर है शीतल की माँ भवरी देवी। भवरी देवी की उम्र करीब 77 ईयर्स थी और उम्र की वजह से उन्हें भूलने की बीमारी भी थी और वो उत्तराखंड के एक गांव में रहा करते थे। अब आप सोच रहे होंगे 77 ईयर्स की एक बूढ़ी औरत अकेली रह कैसे सकती है, राइट? यहाँ पर एंट्री होती है हमारे 5th कैरेक्टर की, जो कि है भवरी देवी की सबसे बड़ी बेटी और शीतल की बहन राधा। राधा शीतल से करीब 2 साल बड़ी थी और राधा की कभी शादी नहीं हो पाई थी, तो वो ही अपनी माँ यानी भवरी देवी का ख्याल रखा करती थी। भवरी देवी के कुछ बाग वगैरह थे और एक दूसरा घर भी था जहाँ से किराया आ जाता था, तो इससे वो अपना गुजर बसर कर लिया करते थे। और शहरों की तरह गाँव में सरवाइव करना इतना मुश्किल नहीं होता, ईजी होता है, क्योंकि ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्चने होते और मोस्टली चीज़ें एक्सेसिबल हो जाती हैं। 6th कैरेक्टर है एक माली, जो कि भवरी देवी के घर के बाहर बने गार्डन की देखभाल करता था और उनके बागों का भी रखरखाव संभालता था। जनवरी का महीना शुरू हो गया था। अक्सर इन जनवरी फरवरी के महीनों में शादियां बहुत हुआ करती हैं और जब शादी होगी तो एक बिजनेस बहुत ज़ोरों शोरों से चलता है। जी हाँ, सैलून्स का। शीतल अपनी दोनों बेटियों के साथ दिल्ली में रहा करती थी और इन वेडिंग्स के चलते वो सुबह की निकली देर रात करीब 2:30-3 बजे ही घर आ पाती थी, अपने सैलून्स वगैरह बंद करवा कर। और तब तक राधिका और स्वाति अकेली रह जाती थी। और जिस हिसाब से शीतल न्यूज़ में आए दिन एक नया क्राइम देखती थी, तो उसके मन में यही ख्याल रहता था, या डर कह लो, डर बैठ गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो एक दिन सैलून में ऐसे बैठी रह जाए और रात बेरात उसकी दोनों बच्चियों के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। उसने काफ़ी कोशिश की कि वो जल्दी निकल पाए, इवन कि उसने अपना स्टाफ तक बढ़ाया ताकि काम मैनेज हो सके और वो जल्दी घर जा पाए, लेकिन फिर भी बात नहीं बन रही थी। तभी एक दिन सुबह अपने सैलून में वो किसी क्लाइंट के बालों का ट्रीटमेंट कर रही थी और वो क्लाइंट शीतल की रेगुलर कस्टमर थी। एक दूसरे से बात करते हुए शीतल ने उस औरत से जो हेयर ट्रीटमेंट ले रही थी उससे शेयर किया कि घर पे दोनों बच्चियां अकेली रह जाती हैं और उसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे सब मैनेज करे, क्योंकि वो अपनी बेटियों को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। उस औरत ने कुछ देर सोचा और फिर शीतल से कहा कि एक काम करो, जब तक ये शादियों का सीज़न चल रहा है तब तक तुम अपनी बेटियों को उनकी नानी के घर भेज दो। उनकी वेकेशन भी हो जाएगी और तुम भी अपने काम पे ध्यान दे पाओगी, क्योंकि शादी के सीज़न में मतलब नए क्लाइंट्स बनना जायज़ है, बनते हैं। शीतल ने कुछ देर सोचा
और फिर उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई। उसे ऐसा लगा कि अब उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और वो इस शादी के सीज़न में अच्छा खासा पैसा बना लेगी और शायद वो अपना थर्ड सैलून भी खोल पाए। उस रात शीतल थोड़ा जल्दी फ्री हुई, तकरीबन 12 बजे के आसपास, और रास्ते से राधिका और स्वाति के फेवरेट चाइनीज़ रेस्टोरेंट से फ्राइड राइस और मंचूरियन लेकर गई, ताकि उनका फेवरेट खाना देखकर बच्चे राज़ी हो जाए नानी घर जाने के लिए। शीतल ने ऐसा इसलिए करा क्योंकि आज तक उसने राधिका और स्वाति को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा था, और ना राधिका और स्वाति को आदत थी अपनी माँ से दूर रहने की। वो तीनों एक बहुत ही छोटी बट बहुत ही सपोर्टिव और स्ट्रॉन्ग फैमिली थे। एक बज चुका था, सबके सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। राधिका और स्वाति बड़ी खुश थी क्योंकि वो रोज़ घर का बोरिंग खाना खा खा कर पक गई थीं, और उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऑल ऑफ द सडन उन्हें ऐसी ट्रीट मिल जाएगी। राधिका और स्वाति खुशी खुशी खाना खा रही थीं, तभी शीतल ने कहा, मैंने तुम दोनों के लिए एक ट्रिप प्लान की है। बच्चे ये सुनकर बहुत ही एक्साइटेड हो गए। राधिका ने अपनी माँ शीतल से पूछा, माँ, हम कहाँ जाएंगे? शीतल ने अपने चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल लाते हुए कहा, हम नानी घर जाएंगे। राधिका और स्वाति और बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उनकी खुशी छुप नहीं रही थी। उन्होंने सिर्फ अपनी नानी का जिक्र उनकी सिर्फ बातों बातों में सुना था कि कैसे वो लड्डू वगैरह बनाया करती थी, कैसे उनके गार्डन में हिरन और खरगोश आ जाया करते थे, और कैसे शीतल अपने बचपन में उनके साथ खेला करती थी। शीतल दोनों बेटियों का रिएक्शन देखते हुए पूछती है, तो फिर किसने चलना है नानी घर? दोनों बच्चियां खुशी खुशी हंसते हुए हाँ कर देती हैं। अगले दिन शीतल सुबह उठती है और राधिका और स्वाति का बैग पैक करती है, और करीब 9 बजे वो नानी घर के लिए निकल जाते हैं। 4.5 घंटे का रास्ता था। राधिका और स्वाति दोनों कार की पीछे वाली सीट पर सो रहे थे। इतनी लंबी ड्राइव करते हुए शीतल को भी काफ़ी थकान होने लगी थी। तभी राधिका की आंख खुलती हैं और वो शीतल से पूछती है, माँ, नानी घर कब आएगा? शीतल बड़े प्यार से राधिका से कहती है, बस 30 मिनट्स के अंदर हम पहुंच जाएंगे बेटा। राधिका और स्वाति अब दोनों की ही नींद खुल चुकी थी और अब दोनों कार की विंडो से बाहर देख रहे थे। जहां देखो वहां पेड़ और पहाड़, जंगल, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी। पहाड़ों के बीचों बीच से रोड पे चलते हुए दोनों को आसपास की सीनरी बहुत प्यारी लग रही थी। थोड़े ही टाइम में उनकी गाड़ी रोड से नीचे एक कच्चे रास्ते से होती हुई पेड़ों के बीच बनी हुई एक कच्ची रोड पर चलने लगी। आसपास बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, मानो कि अगर दूर से कोई देखे तो उन्हें पेड़ों की वजह से शीतल की कार भी ना दिखाई दे। फाइनली उनकी गाड़ी एक बड़े से घर के सामने आकर रुकी, जिसके बाहर एक बड़ा सा गार्डन था जिसमें कुछ पुराने झूले वगैरह लगे हुए थे, बैठने के लिए कुछ स्टोन्स की चेयर बनी हुई थी। शीतल ने उस घर के सामने गाड़ी का 2 बार हॉर्न बजाया और खुद गाड़ी से बाहर निकलकर उस घर के बड़े से दरवाजे को ध्यान से देखने लगी। उस घर और गार्डन को देखते हुए शीतल की बचपन की पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। आंखों के किसी कोने में उसकी खुशी के आंसू छुपे से रह गए। राधिका और स्वाति अभी भी उस घर को और गाड़ी के अंदर से बैठे बैठे देखे जा रही थी। वो घर मोस्टली लकड़ी से बना था, देखने से काफ़ी पुराना लेकिन बहुत सुंदर और मेस्मराइजिंग लग रहा था। तभी शीतल को उस घर का गेट खुलता हुआ दिखा। उसका डोर शीतल की बड़ी बहन राधा ने खोला था। शीतल ने यहाँ आने से पहले इस घर के लैंडलाइन फ़ोन पर कॉल कर कर राधा को बता दिया था कि वो लोग आने वाले हैं। एक मिड एज्ड औरत जिसने एक ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, अपने बालों का जूड़ा बनाया हुआ था, उनकी तरफ तेज कदमों से चली आई थी। शीतल उसे गले मिली और दोनों हंसकर बातें करने लगे। तभी शीतल और राधा ने मिलकर गाड़ी की डिक्की खोली और बैग्स बाहर निकाले। बैग्स बाहर निकालने के बाद शीतल ने गाड़ी का पीछे वाला डोर खोला और खुश होते हुए राधिका और स्वाति को बाहर बुलाते हुए कहा, लो बच्चों, अपनी मासी से मिलो, इनका नाम है राधा मासी। राधिका और स्वाति दोनों बाहर निकले और मुस्कुराते हुए अपनी राधा मासी से मिले। तभी उन्होंने देखा कि एक औरत जिसकी कमर थोड़ी सी झुकी हुई है, सर के सारे बाल सफ़ेद हैं और चेहरे पर उम्र की बहुत सारी झुर्रियाँ हैं, वो हाथ में डंडे का सहारा लिए हुए धीमे धीमे छोटे कदमों से उनकी ओर चली आ रही है। ये बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि भवरी देवी थी, यानी शीतल और राधा की माँ और राधिका और स्वाति की नानी।
शीतल दोनों बेटियों का हाथ पकड़ती है और राधा के साथ अपनी माँ भवरी देवी की तरफ बढ़ने लगती है। भवरी देवी के सामने पहुंचकर शीतल उनसे गले मिलती है और फिर दोनों बच्चों को अपनी माँ के सामने लाकर उनके नाम बताती है। माँ, ये है राधिका, ये 9th क्लास में है, और ये है स्वाति, ये है 7th क्लास में। भवरी देवी अपने कांपते हाथों से दोनों लड़कियों के सर पर प्यार से हाथ फेरती हैं और उन्हें अंदर चलने को कहती हैं। राधा, शीतल, भवरी देवी और शीतल की दोनों बेटियां घर के अंदर थीं। घर बाहर से जितना पुराना लग रहा था, अंदर से नहीं था, बल्कि काफ़ी बड़ा, वेल मेंटेन्ड और टाइडी था। शीतल को जल्दी निकलना था क्योंकि वैसे भी उसे तकरीबन 4 से 5 घंटे लगते वापस दिल्ली पहुंचने में, और उसे कॉन्टीन्यूसली उसके दोनों सैलून से कॉल्स आ रहे थे क्योंकि क्लाइंट्स काफ़ी ज़्यादा थे और शीतल के अलावा ये सिचुएशन कोई और नहीं संभाल सकता था। शीतल ने जल्दी जल्दी राधा को राधिका और स्वाति का डेली रूटीन समझाया और दोनों बच्चियों को वहीं राधा और भंवरी देवी के पास छोड़कर वापस अपने घर की तरफ चल दी, जिससे कि वो जाके थोड़ा फ्रेश हो और फिर अपने सैलून्स पे ध्यान दे पाए। अभी बस एक ही दिन हुआ था शीतल को राधिका और स्वाति को उनकी नानी के घर छोड़े हुए, लेकिन अभी से वो अपनी दोनों बेटियों को बहुत मिस करने लगी थी। और ऐसा हो भी क्यों ना, शीतल के हस्बैंड की डेथ के बाद से वो तीनों साथ में इतने ज़्यादा बॉन्ड हो गए थे कि तीनों में से कोई भी एक दूसरे के बिना अकेला नहीं रह पाएगा। लेकिन अब शीतल के ऊपर इतना लोड था कि काम का, कि उसके पास सोने तक का टाइम नहीं था। हेंस अब अराउंड 5 दिन हो चुके थे शीतल को राधिका और स्वाति को कॉल्स किए हुए। फिर आता है 6th डे। रात के 3 बज रहे थे और शीतल को अपने घर आए हुए अभी बस 10 मिनट ही हुए होंगे, तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। शीतल देखती है ये कॉल उसकी माँ के लैंडलाइन फ़ोन से था। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि 5 से 6 दिन से वो काम के चलते अपने बच्चों को कॉल भी नहीं कर पाई है। रियलाइजिंग हर मिस्टेक, उसने तुरंत कॉल पिक किया। शीतल ने फ़ोन उठाते ही कहा, हेलो, सॉरी बच्चों, बहुत बिजी चल रही थी, बट तुम दोनों के लिए एक गुड न्यूज़ है। फ़ोन की दूसरी साइड से कोई जवाब नहीं आया। शीतल हेलो हेलो बोले जा रही थी, स्टिल नो रिप्लाई। लेकिन फ़ोन की दूसरी साइड कोई तो था, क्योंकि शीतल को उसकी तेज़ चलती हुई सांसों की आवाज़ क्लियरली सुनाई दे पा रही थी। कुछ सेकंड्स बाद फ़ोन की दूसरी साइड से शीतल की बड़ी बेटी राधिका ने कांपती सी आवाज़ में कहा, माँ, माँ, आप हमें लेने आ जाओ, हमें नहीं रहना यहाँ, माँ प्लीज़ हमें लेने आ जाओ। तभी ऐसा लगा कि फ़ोन राधिका के हाथ से छूट गया और कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। शीतल ने फिर से कॉल किया, बट कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। शीतल की धड़कनें अब तेज़ हो गई थी, लेकिन फिर उसने खुद को शांत किया क्योंकि इट वॉज हर मदर्स हाउस, बच्चियाँ सेफ ही होंगी। इस बात को ज़्यादा ना ओवरथिंक करते हुए शीतल ने सोचा कि वो कल सुबह फिर से कॉल करेगी और फिर बात करेगी राधिका और स्वाति से। और फिर शीतल को बेड पे लेटते हुए कब नींद आई उसको पता तक नहीं चला। अगली सुबह शीतल की आंख करीब 8 बजे खुली और चाय वगैरह बनाने के बाद उसने अपना फ़ोन उठाया और देखा कि उसके फ़ोन पर पूरी 17 मिस कॉल्स थी, उसकी माँ भंवरी देवी के लैंडलाइन फ़ोन से। ये देखकर तो मानो शीतल के रोंगटे खड़े हो गए। उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे और इसी के चलते उसने कोई देरी ना करते हुए अपनी माँ भंवरी देवी के घर के लैंडलाइन फ़ोन पर कॉल किया। एंड शीतल वॉज शॉक्ड, क्योंकि अभी एक रिंग पूरी गई भी नहीं थी और दूसरी साइड से फ़ोन उठा लिया गया था। शीतल बहुत पैनिक कर रही थी इस टाइम और जल्दी जल्दी उसने फ़ोन पर बोलना शुरू किया, हेलो, हेलो राधिका, बेटा आप बोल क्यों नहीं रहे हो? स्वाति, हेलो, बेटा आप लोग मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? हेलो राधिका। तभी फ़ोन की दूसरी साइड से शीतल की माँ भंवरी देवी की एक बहुत ही ठंडी सी डरा देने वाली आवाज़ आई, हेलो शीतल, कैसी हो तुम? कल रात खाना खाया था तुमने? शीतल वॉज शॉक्ड, क्योंकि शीतल अपनी माँ भंवरी देवी के ज़्यादा क्लोज नहीं थी और आज तक भंवरी देवी ने कभी शीतल से खाने को तो क्या, उसके हाल चाल तक लेने के लिए फ़ोन नहीं किया था। शी वॉज गेटिंग चिल्स, शी फ्रोज। शीतल ने कहा, माँ बच्चे कहाँ हैं? भंवरी देवी ने जवाब दिया, रुको। तभी फ़ोन की दूसरी साइड से आवाज़ आई, हेलो माँ, हम यहाँ बहुत मज़े कर रहे हैं,
आप कब आओगी हमें लेने? एंड दिस टाइम शीतल के हाथ से फ़ोन छूट गया। शीतल की आंखें डर से इतनी बड़ी हो गईं कि मानो बाहर ही आ जाएंगी। फ़ोन की दूसरी साइड पे उसकी बेटी राधिका नहीं, बल्कि उसकी माँ भंवरी देवी अपनी आवाज़ बदल के राधिका की आवाज़ में बात कर रही थी, और ये आवाज़ बहुत डरावनी थी। बिकॉज शी न्यू हर मदर, उसकी माँ भंवरी देवी कभी उसके साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकती। जब शीतल ने फ़ोन ज़मीन से उठाया तो देखा कि कॉल कट हो चुकी थी। उसने मल्टीपल टाइम्स ट्राई किया कॉल करने का, लेकिन उस रात जैसे ही भंवरी देवी का कॉल लैंडलाइन फ़ोन था वो अनरीचेबल था, ऐसे ही अनरीचेबल आने लगा। शीतल इस टाइम इतना पैनिक कर रही थी कि क्योंकि आसपास में वो किसी को जानती तक नहीं थी कि वो उसे बंदे से रिक्वेस्ट करे कि आप जाके चेक करो कि मेरे दोनों बच्चे सेफ़ हैं या नहीं हैं। कोई रास्ता ना पाकर उसने पास के एक पुलिस स्टेशन में कॉल करना ही सही समझा। जब उसने पुलिस ऑपरेटर को अपनी कंडीशन बताई तो पुलिस ऑपरेटर ने भी उस बात को ये कहकर टाल दिया कि अभी सफिशिएंट स्टाफ नहीं आया है, वो आगे देख लेंगे, और शीतल से एड्रेस पूछ लिया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। लेकिन इस टाइम शीतल और ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकती थी, क्योंकि इस टाइम उसके दिमाग में ऐसे हज़ारों ख्याल चल रहे थे जिसमें उसकी बेटियों को कुछ भी हो सकता था। उसने कोई देरी ना करते हुए गाड़ी निकाली और अपनी माँ भंवरी देवी के घर की तरफ निकल गई। आज उसे ये 4.5 घंटे की ड्राइव बहुत लंबी लग रही थी कि मानो रास्ता अपने आप ही लंबा होता जा रहा है। पूरे रास्ते शीतल ने एक सेकंड के लिए भी गाड़ी नहीं रोकी। उसके दिमाग में इस टाइम एक बात चल रही थी, वो थी कि बस दोनों बेटियां राधिका और स्वाति सेफ हों। गाड़ी काफ़ी तेज़ चलाते हुए शीतल करीब 3 घंटे 50 मिनट के अराउंड में अपनी माँ भंवरी देवी के घर के बाहर पहुंच गई, और हड़बड़ी में गाड़ी से जल्दी जल्दी निकलकर मेन डोर के पास पहुंचकर बहुत जल्दी जल्दी नॉक करने लगी। जब उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसने अपनी माँ भंवरी देवी, उसकी बहन राधा और अपनी दोनों बेटियों का नाम चिल्ला चिल्ला कर आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। इस टाइम शीतल का दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि मानो वो फट जाएगा। तभी शीतल ने नोटिस किया कि मेन डोर के पास वाले कमरे की विंडो पर उसकी बेटी राधिका अपनी गर्दन टेढ़ी करके अपने मुंह को पूरा शीशे से चिपका कर खड़ी थी और उसे ही घूरे जा रही थी। और डरा देने वाली बात ये थी कि उसके फेस पर एक बहुत ही अजीब सी क्रीपी सी स्माइल थी। और जैसे ही शीतल भागकर उस विंडो के पास पहुंची तब तक वहां से राधिका गायब हो चुकी थी। शीतल वॉज शॉक्ड। शीतल उस विंडो से अंदर झांकने लगी कि उसे दिख पाए कि अंदर कौन है, क्या कुछ हलचल है, कुछ भी देखने के लिए ट्राई करने लगी। तभी उसे आवाज़ आई कि मेन डोर का लॉक किसी ने अंदर से खोला है, लेकिन डोर नहीं खोला था। शीतल फिर से भागती है मेन डोर के पास, पहुंचती है और डोर को एक झटके के साथ खोला और तेज कदमों से पूरे घर में इधर उधर देखने लगी कि उसकी माँ और उसकी दोनों बेटियां कहाँ हैं। तभी उसे टीवी की आवाज़ आई। आवाज़ उसी रूम से आ रही थी जिस रूम की विंडो पर शीतल ने राधिका को देखा था, क्योंकि उसी ही रूम में टीवी लगा हुआ था। जैसे ही शीतल उस रूम में पहुंची जिस रूम में टीवी की आवाज़ आ रही थी, शीतल ने देखा राधिका टीवी के सामने लगे हुए सोफे पर बैठकर आंखें गड़ाकर बिना पलक झपकाए टीवी देख रही है। और डराने वाली बात ये थी कि टीवी में कुछ नहीं चल रहा था, बस नो कनेक्शन के पार्ट टीवी का जो शोर होता है वही आ रहा था। शीतल बहुत घबरा गई। शीतल ने राधिका को आवाज़ लगाई और राधिका ने धीरे धीरे अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए शीतल की तरफ देखा। ये देखकर शीतल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, आ गई तुम माँ? शीतल ने डरी और घबराई हुई आवाज़ में कहा, राधिका, बाकी सब कहाँ हैं? राधिका ने ये बात सुनकर वही क्रीपी और सिंस्टर सी स्माइल करते हुए शीतल को देखा और फिर टेबल पर पड़ी हुई अपनी डायरी की तरफ देखा और फिर से शीतल की तरफ देखती हुई बोली, रुको तुम, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लाती हूँ। और ये कहकर राधिका रूम के दूसरे डोर से किचन की तरफ चली गई। शीतल की नज़र अब उस डायरी पर टिकी थी
जैसे ही राधिका रूम से बाहर निकली, शीतल ने उस डायरी को टेबल से उठाया और पन्ने पलटने लगी। राधिका को डेली डायरी एंट्री करने का बहुत शौक था और ये उसकी आदत भी थी। डायरी के पन्ने पलटते हुए शीतल के सामने वही डेट वाला पन्ना खुला जिस रात 3 बजे राधिका का कॉल आया था। राधिका ने अपनी डायरी में लिखा था, आज का दिन बहुत अजीब सा था। नानी और राधा मासी ने हमें खाने को कुछ नहीं दिया। नानी बस घर के बाहर लगे पीपल के पेड़ के सामने खड़ी रहीं और राधा मासी अपने रूम में। फिर राधा मासी ने हम दोनों को बेवजह डांटा और बहुत गालियां भी दी और मुझे अपने साथ रूम में ले जाकर बहुत मारा भी और मुझे मार मार कर मुझसे पूछा कि मुझ में और स्वाति में मेरी माँ शीतल का फेवरेट बच्चा कौन है। मुझे और मार नहीं खानी थी तो मैंने स्वाति का नाम बता दिया और ये बताने के बाद राधा मासी एकदम से शांत हो गईं और उन्होंने मुझे अपने गले का लॉकेट पहना दिया और दूसरे कमरे में जाने को कहा और फिर राधा मासी स्वाति को लेकर कहीं चली गईं। मुझे अपने घर जाना है। नानी और राधा मासी बहुत बुरी हैं। मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। आई मिस यू माँ। ये डायरी एंट्री पढ़कर शीतल के हाथ से डायरी छूट गई और तभी उसने नज़रें घुमा के देखा तो राधिका, जिसके हाथ में एक बड़ा सा बहुत ही शार्प चाकू था, डोर पर खड़ी हुई शीतल की तरफ देखकर मुस्कुराए जा रही थी। शीतल ने देखा राधिका के गले में वही लॉकेट था जो राधा पहना करती थी। तभी राधिका ने उस चाकू को हवा में उठाया और शीतल से एक बहुत ही डरावनी और डिस्टॉर्टेड आवाज में कहा, फिर आ गई ना तुम मुझसे सब कुछ छीनने। इससे पहले कि शीतल कुछ कह पाती या कुछ कर पाती, राधिका ने उस चाकू को अपने ही पेट में 7 से 8 बार जोर जोर से घुसाकर आर पार कर लिया। पूरे फ्लोर पर खून की मानो बाढ़ सी आ गई और राधिका का मुंह ऐसे पीला पड़ गया और उसके मुंह से बहुत तेजी से खून बाहर आ रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे राधिका को कोई दर्द महसूस ही नहीं हो रहा। वो अभी भी वैसे ही अपनी गर्दन टेढ़ी करके शीतल की तरफ अपने खून भरे चेहरे से देखे जा रही थी। ये सब इतना जल्दी हुआ कि शीतल कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाई और देखते ही देखते राधिका ने उस खून से सने हुए चाकू को शीतल की तरफ देखते हुए अपनी गर्दन पर रखा। राधिका को ऐसा करते हुए देख शीतल को रोकने के लिए उसकी तरफ भागी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक राधिका ने उस चाकू को अपने गले के आर पार कर दिया था और देखते ही देखते चेहरे पर वही स्माइल लिए हुए जमीन पर गिर पड़ी। शीतल की हालत खराब थी। उसका रो रो कर बुरा हाल था। राधिका के गले से खून का मानो फव्वारा सा बह रहा था और धीरे धीरे अब उसकी बॉडी में हलचल होना भी बंद हो गई थी। राधिका मर चुकी थी। तभी घर के बाहर पुलिस सायरन की आवाज़ आई और जैसे ही पुलिस अंदर आई, उनके भी होश उड़ गए। इतना सारा खून और शीतल की गोद में राधिका का सर। पुलिस को यही लगा कि शीतल ने ही राधिका का खून किया है और कोई देरी ना करते हुए उस घर की घेराबंदी कर दी गई और शीतल को कस्टडी में ले लिया गया। जब शीतल का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए पुलिस शीतल के सेल में पहुंची तो शीतल एकदम बुत की तरह दीवार की तरफ फेस कर कर खड़ी हुई थी। 2 फीमेल्स कांस्टेबल ने जैसे ही शीतल को पकड़कर चेयर पे बैठाया तो देखा कि शीतल की मुट्ठी में कुछ चीज़ थी और उसमें से एक चेन लटक कर बाहर आ रही थी। दोनों कांस्टेबल ने बहुत ट्राई करके शीतल की मुट्ठी खुलवाई तो देखा वो एक लॉकेट था जिस पर ब्लड लगा था और जैसे ही उस लॉकेट को शीतल के हाथ से छीन लिया गया, शीतल बहुत जोर जोर से चिल्ला कर हंसने लग गई। क्राइम सीन को फॉरेंसिक वाले इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और तब पता चलता है कि घर के बाहर 2 लाशें, एक छोटी बच्ची और एक बुजुर्ग औरत की और मिली हैं, जिनको उसी पीपल के पेड़ के नीचे दफनाया है।
और इनकी डेथ भी उसी तरीके से हुई है जिस तरीके से राधिका की डेथ हुई थी। शीतल की मेंटल स्टेट ठीक ना होने की वजह से उसे मेंटल असाइलम में शिफ्ट कर दिया गया। बट द सैड पार्ट इज के छठे दिन यानी 6 दिन बाद वहाँ से खबर आती है कि शीतल ने खुद को सबके सामने एक कांच के टुकड़े से गोद गोद कर मार लिया है। एंड द हॉरिफाइंग पार्ट इज कि खुद की जान लेते हुए शीतल के चेहरे पर भी वही डरावनी मुस्कान थी जो राधिका और पॉसिबली भवरी देवी और स्वाति के चेहरे पर रही होगी। आई होप आप सबको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो। कमेंट फॉर पार्ट 2। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग अभिमन्यु सिंह टॉक्स, योर डेली डोज ऑफ हॉरर एंड क्राइम।